एक सोया दैत्य जाग गया है, इसके लिए रूस जिम्मेदार है। 10 साल के अपर्याप्त निवेश के बाद जर्मनी एक बार फिर यूरोप में सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बनता जा रहा है। यह अपनी रक्षा खर्च को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा रहा है, पुराने संवैधानिक नियमों में बदलाव कर रहा है और आधुनिक सैन्य उपकरणों में निवेश कर रहा है। ऐसा कर यह रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी समस्या बन रहा है। एक ऐसी समस्या जो पुतिन की यूक्रेन से आगे और अधिक विजय प्राप्त करने की दीर्घकालिक योजनाओं के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रूस की आक्रामकता न होती तो ये सब न होता। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करते समय जर्मनी पहले जैसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 की पोट्सडैम सम्मेलन में जो जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद हुआ था, सभी मित्र राष्ट्रों ने महसूस किया कि आगे चलकर जर्मनी का विसैन्यीकरण किया जाना चाहिए। पश्चिमी जर्मनी ने सहमति दी क्योंकि राजनेताओं और जनता को लगा कि युद्ध की हिंसा के प्रायश्चित के लिए ये कम से कम किया जा सकता है। वेरमाखट यानी जर्मन सेना को भंग कर दिया गया। इसके लाखों पूर्व कर्मियों को यूरोप और सोवियत संघ में जबरन मजदूरी जैसे बारूदी सुरंग हटाने और पुनर्निर्माण में लगाया गया। जर्मन सैन्य उपकरणों का काफी हिस्सा नष्ट या जब्त हो गया और बाद में अमेरिका ने जर्मनी की सैन्य निर्णय प्रक्रिया अपने अधीन कर ली। फिर शीत युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के बीच तनाव बढ़ने लगा, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जर्मन सेना बुंडेसवेहर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी, जिसे नाटो में शामिल किया गया और जो लगातार अमेरिकी निगरानी में रही। शीत युद्ध के दौरान बुंडेसवेहर में आधे मिलियन से अधिक सदस्य थे, जिससे यह शक्तिशाली सेना बनी। बर्लिन की दीवार गिरने और सोवियत संघ के पतन के बाद जर्मनी ने बाकी यूरोप की तरह अपनी सशस्त्र सेनाएं फिर घटानी शुरू कर दी। सैनिकों की कुल संख्या हर साल घटती गई और इसी के साथ जर्मन सेना की कुल ताकत और क्षमताएं भी कम होती गई। एक समय ऐसा आया जब नए रंगरूटों को राइफल की बजाय झाड़ू की डंडियों से प्रशिक्षण देना पड़ा, क्योंकि हथियार पर्याप्त नहीं थे। एक समय पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश करने वाली सेना अब मजाक बन गई थी और हालात और भी बिगड़ते गए। 2007 से 2017 तक के दशक में यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे अमीर देश होने के बावजूद जर्मनी ने अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का केवल 1.2% ही रक्षा पर खर्च किया। उसके अधिकतर उपकरण धूल फांकते रह गए और 2018 में एक समय ऐसा भी आया जब जर्मन वायुसेना के 128 यूरोफाइटर टाइफून में से केवल 4 ही युद्ध के लिए तैयार माने गए। सुरक्षा जर्मनी की प्राथमिकताओं की सूची में काफी नीचे थी। लोगों और राजनेताओं के दिमाग में ये बस एक गौण चिंता भर थी, जिनमें से कई का मानना था कि बड़े युद्धों और वैश्विक संघर्षों के दिन अब खत्म हो चुके हैं और यह पश्चिमी यूरोप में आम धारणा थी। फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश खुद को नाटो गठबंधन का हिस्सा होने के कारण सुरक्षित महसूस करते थे, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संरक्षित थे, और उन्हें पूरा विश्वास था कि युद्ध की भयावहता फिर कभी उनके लोगों को प्रभावित नहीं करेगी या उनकी सीमाओं को छू नहीं पाएगी। जर्मनी की तरह उन्होंने देखा कि समय के साथ रक्षा खर्च और सेना का आकार घटता गया। 2022 तक जर्मनी की सेना इतनी खराब स्थिति में थी कि देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों में से एक, उस समय के बुंडेसवेहर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंस मीस ने खुलेआम इस बात पर अपनी निराशा जाहिर की कि उनका देश कितना कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा कि जर्मन सेना वहां लगभग खाली हाथ थी, जबकि रूस यूक्रेन सीमा पर सेना इकट्ठा कर रहा था और सहयोगियों का समर्थन करने के विकल्प बहुत सीमित थे। ये सच साबित हुआ जब जर्मन सेना ने यूक्रेन को संभावित आक्रमण से बचाव में मदद के लिए सिर्फ कुछ हजार सैन्य हेलमेट भेजने की पेशकश की। ना तो वायु रक्षा प्रणाली, ना गोला बारूद, मिसाइल या राइफलें, सिर्फ हेलमेट। इस पेशकश का खूब मजाक बना। कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को ने भी इसे मजाक कहा, लेकिन यह इस बात का संकेत था कि जर्मन सेना में कितना आत्मसंतोष घर कर गया था और वह अपनी कभी ऊंची रही प्रतिष्ठा से कितनी नीचे गिर चुकी थी। उसकी वायुसेना लगभग समाप्त हो चुकी थी, खर्च बहुत कम था, जमीनी सेना केवल 50% तैयार थी और कुल मिलाकर जर्मनी किसी भी वास्तविक दुनिया के संघर्ष को
बड़े स्तर पर प्रभावित करने के लिए पूरी तरह से अक्षम था। इसके बाद एक गंभीर संघर्ष शुरू हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिससे जर्मनी और उसके यूरोपीय पड़ोसियों को कड़ा झटका लगा। सौभाग्य से जब अन्य देश हिचकिचा रहे थे और नेता लोग टाल मटोल कर रहे थे, तब जर्मनी ने कदम उठाया। उस समय के चांसलर ओलाफ शोल्स ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए तुरंत 100 अरब यूरो का विशेष फंड घोषित किया और यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का वादा किया, जिसमें एंटी टैंक हथियार, सतह से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइलें और हजारों गैलन ईंधन था। शोल्टर ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन का सामना करना और जर्मनी की स्वतंत्रता व लोकतंत्र की रक्षा करना उसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। ये एक भूकंपीय बदलाव जैसा महसूस हुआ। दशकों की लगभग शांतिवादी संयम के बाद जर्मन सेना के प्रति रवैये में एक नाटकीय जबरदस्त परिवर्तन। लेकिन ये तो बड़े बदलाव की शुरुआत थी। इसके बाद शोल्स की जगह फ्रेडरिक मर्ज नए जर्मन चांसलर बने, जिन्होंने रक्षा खर्च और भी बढ़ाया है और जर्मनी के सैन्य आधुनिकीकरण और विस्तार को तेज किया है। इसके लिए संविधान के कुछ हिस्से फिर से लिखे गए हैं। कई सालों तक संविधान में एक कर्ज सीमा थी जो सरकार की सेना के लिए उधारी को सीमित करती थी। इससे देश की सैन्य परियोजनाओं, खरीदारी और विस्तार पर खर्च की जाने वाली राशि प्रभावी रूप से सीमित हो गई थी। 2025 में कर्ज सीमा को फिर से परिभाषित किया गया। चांसलर मर्ज ने जर्मन संसद के बहुमत को रक्षा खर्च को कर्ज सीमा से छूट देने के लिए संविधान संशोधन के पक्ष में वोट देने के लिए राजी किया। इससे जर्मनी को अपनी रक्षा पर जितना भी जरूरी समझे उतना खर्च करने की आज़ादी मिल गई। ये एक बड़ा क्षण था, जैसा कि वॉशिंगटन डीसी के थिंक टैंक कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर पीस की वरिष्ठ शोधकर्ता सोफिया बेश ने कहा। ये सांस्कृतिक क्रांति थी। बेश ने कहा, रूस के यूक्रेन पर हमले ने जर्मनी की रक्षा नीति बदल दी है। जर्मन सेना प्रमुख जनरल कार्स्टन ब्रेउर इससे सहमत है। उन्होंने बीबीसी से कहा, इसे चेतावनी की घंटी कह सकते हैं। हम इस बार फिर से इसे नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही ऐसा करना चाहते थे। यह जर्मनी के लिए, जर्मन जनता के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम था। और ये सब सिर्फ रूस की वजह से नहीं हुआ, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वजह से भी हुआ, जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों पर अधिक दबाव डाला कि वे अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएं और पहले की तरह अमेरिका पर इतनी अधिक निर्भरता न रखें। 2025 में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ हफ्तों बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस ने भाषण में यूरोपीय नेताओं को चेताया कि अमेरिका अब यूरोपीय सुरक्षा की गारंटी देने वाला नहीं रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इसी भाषण ने चांसलर मर्ज को समझाया कि यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका पर निर्भर हुए बिना सैन्य रूप से काम करने की क्षमता हासिल करनी चाहिए और उन सिद्धांतों और व्यवस्थाओं को छोड़ना चाहिए जो वर्षों से उनकी रक्षा नीति का हिस्सा हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन जर्मनी ने अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने और सैन्य स्वतंत्रता की ओर आवश्यक कदम उठाने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया है। कर्ज सीमा में बदलाव तो बस शुरुआत थी। बदलाव के तुरंत बाद चांसलर मर्ज ने 500 अरब यूरो के विशेष फंड को मंजूरी दी और ऐलान किया कि वे बुंडेसवेहर को यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाना चाहते हैं। लगता है वे इसे सच करने की राह पर है। उदाहरण के लिए उसका रक्षा बजट 2025 में 86 अरब यूरो से बढ़कर 2026 में 108 अरब यूरो हो गया और 2029 तक यह और बढ़कर 152 अरब यूरो तक पहुंच जाएगा। तुलना के लिए यूके का रक्षा बजट 2028 तक 74 अरब पाउंड तक पहुंचने वाला है, जबकि फ्रांस ने 2027 में अपनी सेना पर 64 अरब यूरो खर्च करने का वादा किया है। इसलिए जर्मनी का 2029 खर्च लक्ष्य फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के आंकड़ों को मिलाकर भी उससे बड़ा है। लेकिन पैसे खर्च करना और उसे सही तरीके से खर्च करना अलग बात है। तो जर्मनी इन अरबों यूरो का क्या करने वाला है? खैर, इससे गहराई में जाने से पहले हम द मिलिट्री शो इसलिए बनाते हैं ताकि समझा सके कि असली ताकत कैसे चलती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे कुछ भी मिस ना करें। जब कोई देश अचानक सेना पर ज़्यादा खर्च करता है तो ये खतरा रहता है
कि कुछ पैसा बर्बाद हो सकता है या फैसले लेने वालों के पास अनुभव या सही जानकारी न हो जिससे वे अच्छे फैसले ले सके। सौभाग्य से बर्लिन में ऐसा नहीं हो रहा है। जर्मनी अपनी कुशल, संगठित सोच और बिना बकवास वाले दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है, जो उसकी खरीद योजना में भी दिखता है। उदाहरण के लिए 2026 में जर्मन वायुसेना को एक बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। वह अपने पुराने हो चुके टोर्नेडो जेट्स को रिटायर कर रही है और उनकी जगह दुनिया के कुछ बेहतरीन फाइटर जेट्स F-35 ला रही है। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि अब देश 5वीं पीढ़ी की वायुसेना में बदल रहा है, जिसमें F-35 जर्मनी को यूरोप और नाटो में अधिक महत्वपूर्ण परमाणु प्रतिरोधक भूमिका देगा। और जर्मनी यही नहीं रुकेगा, ये नए मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबस विंगमैन के सहयोगी विकास में भी अग्रणी है, जो पूरा होने के बाद हवाई टोही, रडार जैमिंग, हवा से हवा में लड़ाई और हवा से जमीन पर हमले सहित कई मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित विंगमैन यूरोपीय फाइटर्स के अभियानों में साथ रहेगा और इसे 2030 के दशक या उससे पहले लॉन्च किया जा सकता है। जमीन पर जर्मनी अपने इतिहास के सबसे बड़े हथियार अनुबंधों में से एक आर्मीनियस परियोजना पर काम कर रहा है। इस परियोजना के तहत जर्मन सेना में 3000 तक बॉक्सर युद्धक टैंक सेवा में लाए जाएंगे और देश की दो सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों राइन मेटल और K&DS डॉइचलैंड को 40 अरब यूरो का भुगतान किया जाएगा। मॉड्यूलर और अनुकूलनशील डिजाइन के कारण बॉक्सर को लगभग किसी भी जमीनी मिशन और लगभग किसी भी वातावरण के लिए तैयार किया जा सकता है। तेज, लचीला, अत्यधिक जीवित रहने योग्य और नवीनतम यूरोपीय तकनीक से लैस यह इतना मजबूत है कि 14.5 मिमी गोलियों, तत्कालिक विस्फोटक उपकरण, IED, बमलेट्स और अन्य खतरों का सामना कर सकता है। जर्मन सैनिक जल्द ही इन वाहनों में बैठकर युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि डिलीवरी 2026 के अंत से 2030 तक चलेगी। जर्मनी की वायु रक्षा लगातार बेहतर हो रही है। नए जमीन आधारित सिस्टम्स को जर्मनी के बजट और चांसलर मेट्स के 500 अरब के विशेष फंड दोनों से वित्तीय समर्थन मिला है। ध्यान देने योग्य है कि बर्लिन ने 2029 तक यूक्रेन को हर साल कम से कम 9 अरब यूरो देने का वादा किया है। ये अपने सहयोगी को मजबूत वित्तीय व सैन्य समर्थन दे रहा है, जो रूस से युद्ध में है, और अपनी सेना का भी विस्तार व आधुनिकीकरण कर रहा है। इस तरह की महत्वाकांक्षा ज्यादातर देशों के लिए शायद बहुत बड़ी बात होती, लेकिन ऐसा लगता है कि जर्मनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बर्लिन ने खरीद प्रक्रिया में देरी और सैन्य नवाचार में बाधा डालने वाली लालफीताशाही को दूर करने की कोशिश की है। उसकी सरकार ने बुंडेसवेहर योजना और खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने वाला अधिनियम पारित किया है, जिससे रक्षा खरीद की समय सीमाएं कम होकर प्रक्रिया तेज हो जाएगी। मजबूत सेना सिर्फ टैंकों, जेट विमानों या सिस्टम्स पर नहीं, बल्कि लोगों पर भी निर्भर होती है। जनरल ब्रेवर के अनुसार वर्तमान में जर्मन सेना में 1,82,000 सक्रिय ड्यूटी सेवा कर्मी कार्यरत है। ये रूस की विशाल सेना से कई गुना छोटी है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक है, जबकि जर्मनी का अभी उस संख्या के करीब पहुंचने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन ब्रेवर चाहते हैं कि सैनिकों की संख्या जितनी जल्दी हो सके बढ़े, और उन्होंने 2027 तक 20,000 नए सैनिकों और अगले दशक में लगभग 60,000 सैनिकों का आशावादी लक्ष्य रखा है। जर्मनी अपनी सक्रिय सेना के साथ 2 लाख रिजर्व फोर्स भी बनाना चाहता है, ताकि जरूरत पर करीब 5 लाख प्रशिक्षित सैनिक उपलब्ध हों। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ब्रेवर ने एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य हजारों युवा सक्षम पुरुषों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर भर्ती योजना से पर्याप्त सैनिक नहीं मिले तो अनिवार्य सैन्य सेवा की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। हालांकि अभी योजना काम कर रही है। फरवरी 2026 में 16,100 जर्मनों ने सशस्त्र बलों में आवेदन किया। यह 2025 की तुलना में 20% की वृद्धि है। उन आवेदकों में से 5,300 ने आधिकारिक रूप से सेना में शामिल हुए, जो 2025 की तुलना में 14% की वृद्धि है। जर्मनी अपने सैन्य कर्मियों का इस्तेमाल कर बाल्टिक क्षेत्र में स्थायी सैन्य उपस्थिति बना रहा है, जिसमें 45वीं बख्तरबंद ब्रिगेड लिथुआनिया में तैनात है।
लगभग 1200 सैनिक लिथुआनिया में तैनात है और 2027 के अंत तक ये संख्या 5000 तक पहुंचाने की योजना है। ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जर्मनी की युद्ध तत्परता का संकेत है। मेट्स के अनुसार ये ब्रिगेड राजनीतिक प्रतीक नहीं, बल्कि प्रतिरोध और रक्षा का सैन्य योगदान है। जर्मनी बेलारूस सीमा के पास भी बैरक बना रहा है, जो 2027 तक पूरी हो जानी चाहिए, और ये बैरक 3000 तक जर्मन सैनिकों के रहने के लिए जगह उपलब्ध कराएंगी। और पुतिन को यह स्पष्ट संदेश भेज रहा है कि जर्मनी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इन सभी सुधारों के बावजूद अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। जर्मनी दशकों की कम निवेश की भरपाई तुरंत नहीं कर सकता और न ही जादू से विश्व स्तरीय सेना बना सकता। उसे अभी कई कमियां पूरी करनी, लक्ष्य हासिल करने और बाधाएं पार करनी है। उदाहरण के लिए उसे निश्चित रूप से और अधिक सैनिकों की जरूरत है, और जितना जल्दी हो सके, जितने ज्यादा हो सके, उतने सैनिकों की भर्ती के प्रयासों को जारी रखना होगा, खासकर जब हर बीतते महीने के साथ रूसी आक्रामकता का खतरा बढ़ता जा रहा है। दूरगामी हमले की क्षमता में अब भी कमी है। मिसाइल विशेषज्ञ फैबियन होफमैन का मानना है कि जर्मनी में लंबी दूरी और गहरे लक्ष्यों पर हमला करने वाली मिसाइल क्षमताओं में भारी कमी है और बर्लिन को इस पर ज्यादा काम करना होगा। सौभाग्य से उसने 400 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का ऑर्डर दिया है, जो सही दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले वर्षों में रूस के साथ पूर्ण पैमाने के युद्ध के खतरे के लिए देश और महाद्वीप को और तैयारियां करनी होंगी। जर्मनी को अपनी सैन्य नीतियां और निर्णय संरचनाएं अपनी ताकत के अनुरूप आधुनिक बनानी होंगी। उसे तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए, खतरों का जवाब देने और प्रतिक्रिया देने में बिना किसी अनावश्यक देरी या हिचकिचाहट के, ताकि वह खुद को वास्तव में आने वाले कल के युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार कर सके। हाल ही में एक युद्ध अभ्यास ने आधुनिक युद्ध में तेज कार्रवाई का महत्व दिखाया। इस युद्ध अभ्यास में नाटो गठबंधन पर रूसी हमले का अनुकरण किया गया था, जिसमें क्रेमलिन ने अपने कालिनिनग्राद के एक्सक्लेव में एक कथित मानवीय संकट गढ़ा और इसे बहाना बनाकर एक्सक्लेव और मुख्य भूमि के बीच एक ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित करने की कोशिश की। इसके बाद वह सैनिक भेजता है और कुछ ही दिनों में एक प्रमुख लिथुआनियाई शहर पर कब्जा कर लेता है, जबकि नाटो बल उन्हें रोकने में धीमे रहते हैं। युद्ध अभ्यास में जर्मनी की अपनी काल्पनिक प्रतिक्रिया में झिझक और तनाव बढ़ने का डर हावी रहा, जिससे रूसियों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए समय और आज़ादी मिल गई। अगर ऐसी स्थिति असली दुनिया में आती है तो जर्मनी को तेज फैसले लेकर सहयोगियों की रक्षा के लिए निर्णायक और डटकर कदम उठाने होंगे। ये यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई पीढ़ियों तक यूरोपीय सुरक्षा की नींव संयमित और सीमित जर्मनी पर टिकी थी। देश के किसी भी पड़ोसी ने ये नहीं चाहा कि बर्लिन फिर से हथियारबंद हो और अन्य देशों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाए। इसलिए उन्होंने अमेरिकी निगरानी को स्वीकार किया और जर्मनी के साथ साथ खुद को भी समय के साथ कमजोर होने दिया। अब सब कुछ बदल रहा है। अमेरिका ने यूरोप पर अपनी सुरक्षा की ढाल आंशिक रूप से हटा ली है, जिससे बड़े और अमीर देशों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ रही है। और उन सभी में सबसे बड़ा रक्षा बजट रखने वाले देश के रूप में जर्मनी महाद्वीप की रक्षा के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। यूरोप के लिए अच्छा और रूस के लिए दुर्भाग्य है कि चांसलर मर्ज जिम्मेदारी ले रहे हैं। जर्मनी सही कदम उठा रहा है, सैनिक भर्ती कर रहा है, ज्यादा खर्च कर रहा है, जरूरी उपकरणों में निवेश कर रहा है और मित्र देशों में स्थायी उपस्थिति बना रहा है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बर्लिन उन प्रतिबंधों की बेड़ियों से बाहर निकल रहा है जिन्होंने उसकी सेना को इतने लंबे समय तक बांध कर रखा था। जर्मन दानव को आजाद किया जा रहा है, जिसे रूस के लिए भी काबू करना मुश्किल होगा। अब आप इस वीडियो में जर्मनी के तेज सैन्य आधुनिकीकरण के पीछे की सोच के बारे में और जान सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे देश आने वाले कुछ वर्षों में किसी भी समय नाटो पर रूसी हमले को लेकर बढ़ती चिंता महसूस कर रहा है, या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध किस तरह चल रहा है। इस पर करीब से नजर डालने के लिए ये वीडियो देखें, जिसमें अब तक 2026 में पुतिन के लिए 3 सबसे कठिन दिनों का विश्लेषण किया गया है। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि आपको दुनिया भर की ताज़ा सैन्य खबरें, जानकारियाँ और विश्लेषण मिलते रहें।